गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग। तो जैसा आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमारी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, 8 क्वेश्चन। आज हम 9वें से बात करते हैं बच्चों। तो 9वां क्वेश्चन जो है आपका वो कह रहा है कि स्वयोग्यता क्या है। स्वयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागण की जो प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन भी इसी तरीके का था। स्वयोग्यता क्या होती है कि जब कोई भी परागण क्या करता है, इस तरीके से अंडाशय के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं बहुत सारे। ठीक है, उसी जाति के अलावा भी बहुत सारे परागण वहां पर पहुंचते हैं। तो वर्तिका क्या करती है, वर्तिका के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो क्या करे, अपनी प्रजाति के परागण को ही क्या करेगी, इंटर करने देगी। ठीक है, मतलब अपनी प्रजाति के परागण को वो पहचानती है तो ही उसको क्या करेगी, अंदर आने देगी, अन्यथा नहीं आने देगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका स्वयोग्यता। दूसरा, अगर वो चाह रही है कि इसमें स्वपरागण ना करूं, ठीक है, या वो किसी अच्छे परागण का वेट करना चाहती है अपनी स्पीसीज के वेरिएशन के लिए, तो भी वो ऐसा कर सकती है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, स्वयोग्यता कहलाती है। ठीक है, तो यानी कि जब तक वर्तिका नहीं चाहेगी तो परागण अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अगर वो अंदर प्रवेश कर भी जाता है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जो बीजांड होता है आपका, आप पढ़ लिए आप बीजांड, ठीक है, तो वो बीजांड के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, यानी कि निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यही क्या कहलाती है, आपकी स्वयोग्यता कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन वो है आपका बैगिंग। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी था। थैली लगाना तकनीक क्या है, पादप प्रजनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कृत्रिम विधि द्वारा। ठीक है, जैसे कि ये है, इस तरीके से ये फूल है कोई, ठीक है, और इसमें ये क्या लगे हुए हैं, पुंकेसर लगे हुए हैं। ठीक, और यहाँ पर ये क्या है, अंडाशय है। ठीक हो गया। तो ये क्या हो रहा है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने बैगिंग करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीजर या फोर्सेप की सहायता से ये जो इसके परागण है इनको क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो खाली इसमें क्या रखने पड़ेंगे हमको, जो केवल क्या है, फूल की जैसे पंखुड़ियाँ हो गई। ठीक है, तो इससे केवल हम इसमें क्या रखेंगे, अपने अंडाशय वाले पोर्शन को, यानी कि स्त्री केशर वाले पोर्शन को रखेंगे। जो ये हमारे पराग कोश है, इनको हम चिमटे की सहायता से क्या कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जैसे प्रजाति का परागण हम चाहते हैं उससे हम वर्तिकाग्र के पास लाकर उससे उसमें निषेचन की क्रिया करा लेंगे, जिससे कि क्या होगा, उन्नत तकनीकों का क्या होता है, विकास होता है। समझ गए, क्यों करते हैं, ताकि हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड बीजों का निर्माण कर सके, जिससे कि उन्नत प्रजातियां पैदा हो सके, कि वो कीटरोधी हो सकती हैं। ठीक है, और रोग के प्रति उनकी जो प्रतिरोधकता है वो अच्छी हो सकती है। ठीक, और अच्छा उत्पादन मिलता है। सो ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, मानव निर्मित क्रिया है बैगिंग। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, या तो हम फोर्सेप की सहायता से इनको निकाल देते हैं पुंकेसर को, या तो क्या करते हैं, उस हिस्से को ढक देते हैं ताकि जो हमारी वर्तिकाग्र है उसमें उसी पुष्प के परागण इंटर ना कर सके। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका कृत्रिम संकरीकरण, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, परागण कोशों को क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताइए। ठीक है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से आई थिंक आ गया होगा। ठीक है, तो फिर भी देख लीजिए त्रिसंलयन का मतलब क्या है। देखिए, बीजांड है, बीजांड में आपने ऊपर क्या पढ़ी हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं पढ़ी हैं, नीचे 2 आपने सहायक कोशिकाएं पढ़ी हैं, और सहायक कोशिका के पीछे एक क्या था, अंड कोशिका था। ठीक है, और बीच में हमारा क्या होता है, 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, 2n होते हैं। ठीक, क्लियर है ना। और ये क्या हमारा n है और बाकी सारी कोशिकाएं n है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि जब हमने क्या कहा था कि 2 परागण, पराग नलिका से 2 परागण आते हैं, एक कहाँ करता है, नीचे अंड कोशिका को फ्यूज़ करता है और 2n बना लेता है। ठीक है, और जो दूसरा परागण होता है वो यहाँ पर आकर एक और n इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या हो गया, आपके 3n बन गए ना। तो यही क्या कहलाती है कि 3n बनने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, त्रिसंलयन कहलाती है। द्विसंयोजन क्या कहते थे इसको हम, एक दूसरा नाम क्या है इसका,
दोहरा निषेचन, ठीक है, द्विनिषेचन, क्योंकि 2 बार निषेचन की क्रिया हो रही है। फर्स्ट यहाँ पे हो रही है, सेकंड यहाँ पर हो रही है, ठीक है। और तीसरा क्या है कि इसमें 3 N बन रहे हैं, तो इसलिए हमने इस क्रिया को क्या कह दिया, त्रिसंलयन कह दिया, ठीक है बच्चों। तो ऊपर की कोशिकाओं का नाम क्या हो गया आपका, प्रतिमुख कोशिकाएं हो गया। नीचे की कोशिकाओं का नाम सहायक कोशिका हो गया। ये आपकी अंड कोशिका हो गई जो युग्मनज का निर्माण करेगी, ठीक है। और ये क्या होगी, आपकी ध्रुवी कोशिकाएं हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से इनके नाम है। क्योंकि 2N से 3N बन रहे हैं, इसलिए इस क्रिया को क्या कहते हैं हम, त्रिसंलयन कहते हैं। और ये किसका निर्माण करता है आपका, बहुत अच्छी बात बताया मैंने, भ्रूणपोष का, जो कि क्या करेगा, बढ़ते हुए युग्मनज को क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। तो 3N कोशिका में क्या करती है, भ्रूणपोष का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, त्रिसंलयन की क्रिया हो गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है कि एक निषेचित बीजांड में, ठीक है, 12वां क्वेश्चन, एक निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रसुप्ति के बाद के बारे में आप क्या सोचते हैं, ठीक है। तो प्रसुप्ति मतलब क्या हुआ कि जब वो अंकुरण की अवस्था में नहीं रहता उसको प्रसुप्ति कहते हैं, ठीक है, जब बीज अंकुरण नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये हमसे क्या पूछ रहा है कि जो भ्रूणपोष बना है हमारा, अभी हमने जो चित्र आपको दिखाया था, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, जो 3N है ये क्या हो गया है, भ्रूणपोष, ठीक है। और नीचे क्या है हमारा 2N है, इसको क्या बोलते हैं हम, युग्मनज, ठीक है, युग्मनज बोलते हैं। तो इसका निर्माण तभी आगे को होगा जब भ्रूणपोष क्या करेगा, युग्मनज अपने निर्माण को आगे तभी बढ़ाएगा जब वो सुनिश्चित कर लेगा कि भ्रूणपोष बन चुका है और उसके पास पोषण की जो मात्रा है वो क्या है, पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। तो इसके बाद ही ये क्या करता है, आपका विकास करता है, ठीक है। और जब इसका विकास पूरा हो जाता है तो ये क्या करता है, प्रसुप्ति अवस्था में क्या आता है, आ जाता है, ठीक है। तो फिर ये नई फसल अगले साल हमको क्या करेगा, उसके लिए तैयार हो रहा होगा, कौन, बीज, ठीक है। तो ये पहले सुनिश्चित कर लेगा, सीधे सीधे फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, पहले ये सुनिश्चित कर लेगा कि जो भ्रूणपोष है उसमें क्या हो रहा है, पोषण की मात्रा उचित है या नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में क्या करना है हमको, अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो पहला जो अंतर है वो है आपका बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरिक, ठीक है। तो ये आपको मैंने अच्छे से वहाँ पे फिगर में उस दिन समझाया था, तो वहाँ पे वीडियो में देख लेना, फिर भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा इस तरीके से भ्रूण बना था, ठीक, तो यहाँ पर को क्या था कि जहाँ पर से द्विबीजपत्र, यानी कि ये द्विबीजपत्री है और यहाँ पर से 2 बीज निकल रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम, अक्ष कहते हैं, ठीक है, घूर्णीय अक्ष कहते हैं। और अक्ष के बगल में ही क्या होता है हमारा, बीज पत्रोपत्र जो परिक होता है, जो ये पूछ रहा है, बीज पत्रोपरिक, ठीक है, जो क्या करेगा, प्रांकुर का निर्माण करेगा। ये अच्छे से मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया, प्रांकुर का निर्माण करेगा। और जो बीज पत्राधार होता है वो नीचे होता है, जो क्या करता है, जड़ को निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया आपका, बीज पत्राधार क्या हो गया, घूर्णीय अक्ष का वह भाग जो क्या करेगा, मूलांकुर या जड़ को निकालने में मदद करेगा, वो क्या कहलाएगा, आपका बीज पत्राधार कहलाएगा, ठीक है। और जो ऊपर अक्ष में पाया जा रहा है और पत्तियां और प्रांकुर को निकालने के लिए हेल्प करेगा, वो क्या कहेगा, आपका बीज पत्रोपरिक कहलाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका प्रांकुरचोल, प्रांकुरचोल और मूलांकुरचोल, ठीक है। प्रांकुरचोल क्या हुआ, यह वह आवरण होता है जो पत्तियों से बना होता है। मतलब प्रांकुर क्या है, देखिए जैसे इस तरीके से अगर बीज निकल रहा है, ठीक है, ये तो आपकी जड़ हो गई, ठीक। अब ये क्या है, जैसे आप इसको मान लीजिए राजमा का, तो ये इसके क्या है, बीज पत्रक हैं, ठीक है, कॉटिलेडोन है। तो ये क्या कह रहा है कि इसके बाहर जो आवरण होगा, ठीक है, प्रांकुर के बाहर जो आवरण लगा रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रांकुर चोल कहेंगे। और जो नीचे लगा होगा जड़ के यहाँ पर, उसको हम क्या कहेंगे, मूलांकुर चोल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा अध्यावरण और बीज चोल, ठीक है। अध्यावरण क्या है, आपको अगर आप चित्र में देखेंगे, अगर ये बीजांड था हमारा और बीजांड के बाहर से इस तरीके से क्या लगे हुए थे, अध्यावरण, ठीक है। तो बीजांड की जो बाहर की सुरक्षा करने वाले आवरण हैं उनको क्या कहते हैं, हम अध्यावरण करते हैं। और जो इस बीजांड की क्या करता है, सुरक्षा करता है,
ठीक है। और बीज चोल क्या हुए कि जो बीज का आवरण होगा, जो युग्मनज से जो बीज बना है ना, युग्मनज से जो बीज बना है, इस तरीके से राजमा या चना कोई भी ले ले, तो उसमें जो आवरण होगा, क्योंकि वो बीज में कन्वर्ट हो गया है, तो उसका जो बीज का जो आवरण होगा वो क्या कहलाएगा, बीज चोल। अध्यावरण क्या था, बीजांड के बाहर का आवरण जो कि बीजांड की सुरक्षा करता है, वो क्या हो गया, अध्यावरण। और ये क्या कर रहा है, बीज का बाह्य आवरण जो बीज की सुरक्षा कर रहा है, ठीक है। तो ये किसकी सुरक्षा कर रहा है, भ्रूण की सुरक्षा कर रहा है। किसकी सुरक्षा कर रहा है बच्चों, भ्रूण की सुरक्षा कर रहा है। और अध्यावरण किसकी सुरक्षा करता है, बीजांड की सुरक्षा करता है, ठीक है। समझ गए अंतर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, ठीक है। एक सेब को हम आभासी फल क्यों कहते हैं, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। उसके बाद है पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, ठीक है। आभासी तो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अंडाशय से विकसित नहीं होता है, ठीक है। जो फल क्या होते हैं, अंडाशय से विकसित होते हैं, हम उनको कैसे फल कहते हैं बताइए, सत्य फल कहते हैं, ठीक है। और जो अंडाशय के अतिरिक्त भागों से, पुष्प के अन्य भागों से होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं, ठीक है। कैसे फल कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। दो तरीके के फल हैं, एक तो सत्य फल है जो अंडाशय से विकसित होंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, असत्य फल है, आभासी फल है जो पुष्पासन से या पुष्प के अन्य भागों से क्या होंगे, विकसित होंगे, ठीक है। तो जो सेब होता है हमारा, वो किससे होता है, पुष्पासन से विकसित होता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि सेब आभासी फल क्यों है, क्योंकि इसका निर्माण अंडाशय से ना होकर कहाँ से होता है, आपका पुष्पासन से होता है, तो इसलिए क्या हो गया, आभासी हो गया। और इसकी कौन सा भाग फल की रचना कर रहा है, तो पुष्पासन क्या कर रहा है, फल की रचना कर रहा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि विपुष्पन से क्या तात्पर्य है, एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का उपयोग करता है, ठीक है। तो विपुष्पन अभी बताया था आपको कि पुष्प के किस भाग को निकाल देना, जैसे ये वर्तिकाग्र है, ये तो हमें चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे, केवल ये जो पुंकेसर है इनको चिमटी की सहायता से हटा देंगे। और जो हमारा अंडाशय है उसमें हम क्या करते हैं, कृत्रिम परागण, अच्छे किस्म के परागणों को क्या करते हैं, इंटर करते हैं, ताकि हमको जो फलों का उत्पादन है या फसल का उत्पादन है वो अच्छा मिल सके, ठीक है। तो इसके लिए जो ये तकनीक है ये क्यों की जाती है, अच्छे उत्पादन के लिए की जाती है, ठीक है। ताकि जो हमारी उत्पादन है और जो बीज हैं वो अच्छे किस्म के बन सके, इसके लिए क्या करी जाती है, विपुष्पन की क्रिया की जाती है। अभी आगे पहले बैगिंग आया था, तो दोनों की जो प्रोसेस है वो क्या है, सेम ही है। उसमें क्या हो रहा है कि हम परागकोशों को ढक देते हैं और विपुष्पन में क्या करते हैं, चिमटी की सहायता से निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो रहा है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक फलन को प्रेरित करता है, तो आप प्रेरित अनिषेक के लिए कौन से फल चुनते हैं और क्यों, ठीक है। तो अनिषेक फलन क्या है बच्चों, अनिषेक फलन क्या है कि बिना निषेचन के, ठीक है, किसके, बिना निषेचन के फल बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, हमारी अनिषेक फलन होती है। और प्रकृति में केला जो है इसका उदाहरण है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हार्मोन की सहायता से अगर इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसमें कौन कौन से फल यूज़ कर सकते हैं, एक तो हम अंगूर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अंगूर हो गया आपका, पपीता हो गया, ठीक है, पपीता हो गया, ठीक। दूसरा हम टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, अमरूद यूज़ कर सकते हैं, अमरूद यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के और अन्य फलों को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, हार्मोन की मदद लेंगे, क्योंकि केला तो क्या है, नेचुरली ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर हम अपने फ़ायदे के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें जो हार्मोन होते हैं वो एक तो आपका है ऑक्सिन, ठीक है, आपने 11th में पढ़े हुए हैं। एक तो आपका ऑक्सिन हार्मोन हो गया, दूसरा आपका जिब्रेलिन इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑक्सिन और जिब्रेलिन हार्मोन इसमें यूज़ किया जाता है ताकि ये क्या करें, बिना सीड के फलों को दे सकें। जैसे हम उसमें क्या होगा, गुठली नहीं होगी या अंदर जो दाने होते हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। तो इस जैसे पहले जो अंगूर आते थे उसमें दाने होते थे, तो खाने में हमें थोड़ा दिक्कत होती थी,
ठीक। तो अब क्या हो रहा है, सीडलेस अंगूर आते हैं, तो वही यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो अनिषेक फलन है उसको क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग अपने फ़ायदे के लिए क्या करता है, यूज़ करता है, ताकि जो फसल उत्पादन कर सके उसकी उचित कीमत उसको मिल सके। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, परागकण भित्ति रचना में टैपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। टैपिटम क्या था बच्चों, कि जब हम क्या कर रहे थे, पराग कण का जब हम संरचना पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, सबसे पहले बाह्य आवरण था, ठीक है, फिर क्या था, एंडोथीसियम था, उसके बाद टैपिटम था। टैपिटम क्या करती है, पराग कणों को, ठीक है, पराग कणों को क्या करती है, ये पोषण प्रदान करती है। क्या करती है, पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, तो टैपिटम का काम यही है। ठीक, अब कह रहा है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आपका, अनिषेक असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो परसों ही आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि जो असंग जनन होता है वो क्या होता है, बिना निषेचन के बीज का बनना। अनिषेक फलन क्या है, दोनों में अंतर देखिएगा आप। एक तो है आपका अनिषेक फलन, ठीक है, और दूसरा क्या है, असंग जनन। असंग जनन, ठीक है, इसमें क्या बन रहा है, फल बन रहा है, दूसरे में क्या बन रहा है, बीज बन रहा है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। अनिषेक फल में फल बनता है, जिसकी अभी हमने बात करी, केला अंगूर जो सीडलेस हो सकते हैं, और असंग जनन में क्या है, बीज बनता है। ये क्या होता है, घास में मोस्टली ये क्या होता है, पाया जाता है। तो इसका महत्व क्या है कि वैज्ञानिक जो है वो इसमें खोज में लगे हैं कि हम ऐसी तकनीक का उपयोग करें, क्योंकि जो हाइब्रिड बीज होते हैं, संकरित बीज होते हैं, वो केवल 1 वर्ष के भीतर ही उनका प्रयोग किया जाता है। अगर उन्हीं बीजों को हम क्या करें, अगले साल यूज़ करते हैं, तो फिर क्या होता है, उनकी जो उत्पादक क्षमता होती है वो घट जाती है। ठीक है, तो अनिषेक जनन में क्या असंग जनन में क्या हो रहा है कि सीधे ही प्लांट का कोई भी भाग, ठीक है, उसमें बीजावरण भी हो सकता है, और जो भी हमारे बीजांड के सेल्स भी हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, बीज का निर्माण स्वतः ही कर देते हैं, और वो 2n होते हैं। यानी कि ये क्या है, अलैंगिक जनन का एक प्रकार है जो लैंगिक जनन की मिमिक्री करता है। बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में। तो इसका महत्व क्या है कि अगर इसमें हमको सक्सेस मिल जाती है तो हमारे कृषि के लिए क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमें हाइब्रिड बीजों की आवश्यकता, बार बार उनको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और किसानों को भी सस्ते बीज क्या हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए इतना। ठीक, तो आज के लिए क्या है, इतना ही है आपका। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो आज और कल में आप इन क्वेश्चनों को कर लीजिएगा, फिर परसों से मैं आपका नया चैप्टर शुरू करूँगी। ठीक है, और सभी लोग ये काम करेंगे। ठीक है, फिर मैं देखूँगी इसको। आप चाहे तो, अगर आपने फेयर कॉपी में काम किया, चाहे रफ कॉपी में किया है, आप मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे भेज देंगे। ठीक है, क्लास 12th में नहीं भेजेंगे, मेरे पर्सनल नंबर में भेजेंगे, कि मैं देखूँगी कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो भी वो पूछ सकता है। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि लॉकडाउन चल रहा है, हमारे पास बहुत टाइम है, हम फिर करेंगे या फिर करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों का यही रहता है कि वो टाइम को क्या करते हैं, ऐसे ही नष्ट करते हैं। ठीक है, तो टाइम के लिए कहा रखा है ना कि टाइम इज़ अ मनी, बट टाइम इज़ मोर प्रीशियस देन मनी। ओके, तो इस बात को समझें और प्रॉपरली अपना वर्क करें। थैंक यू।